रिट को लेकर के आपसे ढेर सारे क्वेश्चन इस सिंगल टॉपिक से बनते हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो में, इस सिंगल वीडियो में हम मौलिक अधिकार एक एक आर्टिकल को कवर करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो रिट जारी करते हैं उन पांचों रिटों को भी हम यहीं पे कवर कर जाएंगे, जिससे आपको कभी भी दोबारा ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। हमारे संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, जब हमारा संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। यहां से क्वेश्चन बन जाता है, शुरुआत में कितने थे? शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसे 1978 में हटा दिया गया मौलिक अधिकारों की श्रेणी से और उसे एक विधिक अधिकार यानी एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है, कितने मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में? आप बताएंगे 6 मौलिक अधिकार हैं। जो 7वां था कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में और उसे हटा दिया जाता है। ठीक है, संबंधित भाग कौन सा है मौलिक अधिकारों को लेकर के? तो मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ भाग है आपका भाग 3 और इसी भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। सीधा क्वेश्चन बनता है, भारत का मैग्ना कार्टा या फिर भारत का अधिकार पत्र, ये किसको बोला जाता है? भाग 3 को बोला जाता है, जिसमें आपके मौलिक अधिकार शामिल हैं। ठीक है, ये तो भाग है। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल आपके 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन बन जाता है कौन से आर्टिकल मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं? तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हैं। एक एक आर्टिकल के बारे में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार बन जाता है। मूल अधिकारों को कहां से लिया गया है? अमेरिका से। और मूल कर्तव्यों को कहां से लिया गया है? मूल कर्तव्यों को रशिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जैसा मैंने आपको ऊपर अभी बोला। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार है अब इसे कानूनी अधिकार रह गया है। पहले ये मौलिक अधिकार था, अब क्या है? ये एक कानूनी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसे हटा दिया गया। बहुत बार आता है, आपको किस तरीके से क्वेश्चन बनता है वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा, जिससे आपको इस टॉपिक को समझने के साथ साथ इसका आइडिया भी मिल जाए कि यहां से किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। तो यहां से वो क्वेश्चन देता है, आपको 4 ऑप्शन दे देता है, कहता है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। यहां पर दे देता है धार्मिक स्वतंत्रता, यहां पर दे देता है अवसर की स्वतंत्रता, यहां पर दे देता है संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। ये कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं हमारे 6 मौलिक अधिकारों की तरफ, इनके बारे में फिर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला देखिए, हमने जैसे बात करी कि 12 से लेकर के 35 तक आपके मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो आर्टिकल 12 है इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। ये क्वेश्चन भी 1-2 बार पेपरों में आया है, राज्य शब्द की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है? तो आर्टिकल 12 में दी गई है। जो आर्टिकल 13 है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 13 ये प्रावधान करता है, या आर्टिकल 13 के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि अगर केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार ऐसा कानून बनाती है जो भाग 3 में आपके जो ये मौलिक अधिकार हैं इनका हनन करता हो, इनका उल्लंघन करता हो, तो उस कानून को जीरो करने की शक्तियां देती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है किसी भी कानून को जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो उसे शून्य घोषित कर सकती है। कौन उन्हें यह शक्ति देता है? आर्टिकल 13। तो 12 और 13 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर 14 से आपके आर्टिकल शुरू हो जाते हैं 32 तक, 33, 34, 35 ज्यादा नहीं पूछे जाते। ठीक है, अब इन मौलिक अधिकारों को देखते हैं। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहला है आपका समता का अधिकार। ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। यह होगा अल्पसंख्यकों के से रिलेटेड है ये। ठीक है, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा संबंधी का अधिकार है। और लास्ट में आता है सबसे इंपॉर्टेंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कितने अधिकार हैं मौलिक अधिकार? वो 6 हैं। अब इनके अंदर कौन कौन चीजें हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले आता है समता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक आपके समता के अधिकार हैं। स्वतंत्रता का अधिकार ये आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये आर्टिकल 25 से लेकर के 28 में बताया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अल्पसंख्यकों से रिलेटेड ये आपके आर्टिकल 29 और 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल और ये मौलिक अधिकारों का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब एक एक मौलिक अधिकारों के बारे में डिटेल में यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले आपके आता है समता का अधिकार। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में है। 5 प्रकार की समानताएं यहां पर दी गई है, 5 प्रकार की समता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आपके बनते हैं इसी वाले आर्टिकल से। जो आर्टिकल 14 है ये कहता है विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण, यानी कानून के सामने सब बराबर हैं और सबके लिए कानून बराबर है। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 14 कहता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, कानून के समक्ष समानता कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 14। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव पर वो प्रतिषेध करता है, यानी उसको रोकता है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 15। ठीक है, आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी सभी नौकरियों में सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे उसके लिए अप्लाई करने का, या उसके लिए उनको समान अवसर दिए जाएंगे उस नौकरी को करने का। ठीक है, तो समान अवसर ये कौन देता है? आर्टिकल 16।
अस्पष्टता का अंत, यह भी बहुत बार पेपर में आता है। किस आर्टिकल के तहत अस्पष्टता का अंत किया गया है? आर्टिकल 17, ठीक है, जिसे हम कहते हैं छुआछूत। क्वेश्चन बनता है छुआछूत का उन्मूलन किस आर्टिकल के तहत हुआ है? आर्टिकल 17 के तहत इसे अवैध घोषित किया गया है, ठीक है, इस पर बैन लगाया गया है। और फिर आता है आर्टिकल 18 जो कहता है उपाधियों का अंत होगा, ठीक है, यानी कि कोई भी नागरिक किसी दूसरे देश से वैसी कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता जब तक उसे राष्ट्रपति की ओर से उसकी अनुमति नहीं मिल जाती। तो उपाधियां किसी की नहीं होंगी, ये कौन कहता है? आर्टिकल 18। तो समता का अधिकार 14 से 18 तक है। इसमें हमने एक एक आर्टिकल को देखा। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहां से बनते हैं, देखिए एक और चीज यहां पर याद करना, हमने आर्टिकल 16 में बात करी कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता यहां पर दी जाएगी, यानी कि सबको समान अवसर दिए जाएंगे नौकरियों के लिए। लेकिन इसमें अपवाद है, जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, उनको आरक्षण दिया जाता है, वो इस आर्टिकल के अपवाद हैं, ठीक है, तो उनको अलग रख के चलेंगे, बाकियों के लिए यहां पर समान अवसर। आर्टिकल 17 की बात करें तो छुआछूत का उन्मूलन इसी आर्टिकल से हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। और आर्टिकल 18 की बात करें जो कहता है उपाधियों का अंत, ठीक है, ये तो ठीक है। एक और चीज पूछी जाती है कि भारत सरकार जो अवार्ड्स देती है, जैसे भारत रत्न देती है, पद्म अवार्ड्स देती है, पद्म पुरस्कार देती है, सेना के द्वारा जो अवार्ड दिए जाते हैं, परमवीर चक्र होते हैं, महावीर चक्र होते हैं, वो सारे अवार्ड इसी आर्टिकल के तहत दिए जाते हैं। क्वेश्चन बनता है पद्म पुरस्कार, भारत रत्न, वीरता पुरस्कार कौन से आर्टिकल के तहत दिए जाते हैं? इसी आर्टिकल के तहत। तो ये पहला आर्टिकल आपका पहला अधिकार, मौलिक अधिकार, समता का अधिकार, जिसके तहत 5 आर्टिकल्स आपके हैं जिनको आपको याद करना है। कौन सी चीज किस में बताई गई है, ये पेपरों में बहुत बार आता है। इस वीडियो में आपको मौलिक अधिकारों से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेंगी और लास्ट में हम उन आर्टिकल्स को भी देखेंगे जो अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, इनमें से कौन सा अधिकार भारत के नागरिकों को है, कौन सा अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी है, तो उनको भी हम यहां पे देखेंगे, ठीक है। तो ये पहला मौलिक अधिकार। अब चलते हैं दूसरे मौलिक अधिकार पे, जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है। सबसे इंपॉर्टेंट इस वाले में आपका आर्टिकल 19 है, जिसके तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है संविधान के द्वारा। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, तो पहले इनको देख लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 20, 21 और 22 के बारे में, ठीक है। कौन कौन सी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत? सबसे पहला है 19A, यह कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी सिंपल भाषा में बात करें बोलने की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? 19A में दी गई है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कि आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो इसमें आपकी 6 प्रकार की हैं, ठीक है। 19A में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी बोलने की स्वतंत्रता है, और इसी 19A में प्रेस की स्वतंत्रता को भी माना गया है, इसे भी आपने याद करना है, ठीक है। ये अलग से इसमें संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता को इसी में निहित माना जाता है, ठीक है, 19A में। तो क्वेश्चन बनता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड है? आप बताएंगे आर्टिकल 19A जो बोलने की स्वतंत्रता से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिकल 19B। 19B कहता है शांतिपूर्ण एकत्रित एवं सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल 19C कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, आप यानी कि ग्रुप बना सकते हो। इसके बाद 19D कहता है देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। फिर कहता है आर्टिकल 19E जो कहता है देश में कहीं भी आप निवास कर सकते हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता है। और फिर आता है आर्टिकल 19G कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्वतंत्रताएं, इनको याद कैसे करेंगे? याद आप इनको एक कहानी के तौर पर कर सकते हो। सबसे पहले आपको बोलने की स्वतंत्रता है, जब आप बोलोगे तो लोग आपके सामने जमा होंगे, तो आपको सभा करने की स्वतंत्रता है। जब लोग आपके साथ जमा हो गए तो आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है। जब आपने संघ बना दिया, अब आप देश में कहीं भी आप जाके रैलियां कर सकते हैं, कुछ भी आप चीजें कर सकते हैं, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे यहां पर लिखा है ना, शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता। तो आपने पहले बोला, सभा आयोजित करी, उसके बाद आपने संघ बनाया, देश में आप कहीं भी आने जाने लगे, फिर आपने कहीं भी निवास करने की आपको स्वतंत्रता है, कहीं पर भी आप बस सकते हैं, और फिर जब कहीं बस जाएंगे तो उसके लिए आपको अपनी जीविका चलाने के लिए आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। इन 6 आर्टिकल्स को आपको याद करना है, इनको लेकर के क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उन 6 की 6 को हमने यहां पर देखा, ठीक है। अब बात करते हैं जो दूसरा आर्टिकल है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। 19 हमने देख लिया, आर्टिकल 20 की बात करते हैं। आर्टिकल 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है, यानी किसी अपराधी पर अगर कोई दोष लगा हुआ है, कोई आरोप लगा हुआ है, तो उसके भी कुछ अधिकार हैं जो आर्टिकल 20 में बताए गए हैं। कौन कौन से अधिकार हैं उनको देख लेते हैं। देखिए इसमें बोला गया है 3 बातें, 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं उसको दी गई हैं दोष सिद्धि के संबंध में। कौन कौन सी हैं? एक, अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, ठीक है। दूसरा, अपराध के समय वाले कानून के अनुसार ही सजा मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई जैसे कोई बड़ा अपराध किसी ने कर दिया, कोई कठोर अपराध कर दिया, उसके बाद आप कोई कठोर कानून बनाए और उसके तहत उसको सजा दे, ऐसा नहीं होता। जब उसने अपराध किया उस समय जो कानून था उसी के तहत उसे सजा मिलेगी। और तीसरा जो ये संरक्षण देता है कि उस व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये 3 बातें अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करती हैं और किस में बताई गई हैं? आर्टिकल 20 में बताई गई हैं। इनको आपने याद करना है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज यहां पर याद करना, कई बार इनके सब आर्टिकल्स पूछ लेता है, जैसे हमने ऊपर देखा ना 19A, 19B, 19C, इस तरीके से, तो इनको भी याद कर लेना। ये आपके 20A में दिया गया है, यानी कि 20(1) में दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर नंबर मिसप्लेस हुआ है, ये आपके 20(1) में दिया गया है, ठीक है। ये आपके 20(2) में दिया गया है और ये आपके 20(3) में दिया गया है। कई बार आपसे जो परीक्षाओं में ऑप्शन आते हैं वो इस तरीके के आ जाते हैं कि बताइए 20(1), इसके अलावा 20(2), इस तरीके से। ये वाली बात कहां पर है? तो ये वाली बात 20(1) में है, ये 20(2) में और ये वाली बात 20(3) में, ठीक है। चलिए
अगला जो इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता का अधिकार है वो है अनुच्छेद 21, जो कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अधिकार है। जब आपातकाल लगता है तो दो जो आपके आर्टिकल्स हैं कभी भी वो स्थगित नहीं होते, कभी भी उनका निलंबन नहीं किया जाता आपातकाल के दौरान। कौन कौन से वो आर्टिकल हैं? तो एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 20, ये भी कभी भी निलंबित नहीं होता, और एक है आपका आर्टिकल 21, ये दोनों कभी निलंबित नहीं होते। 20 हमने देख लिया, 21 की बात करते हैं। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। इसी आर्टिकल 21 में आपकी बहुत सारी स्वतंत्रताएं आती हैं। जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा ना प्रीवियस ईयर में, विदेश जाने की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है? इसी में है। मनपसंद विवाह करने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? इसी आर्टिकल में समाहित है। इसे आपने याद करना है। ठीक है, बहुत सारी स्वतंत्रताएं जो आपकी सिंपल है, जैसे जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार इसी में शामिल है। अच्छे पर्यावरण का अधिकार इसी में शामिल है। विधिक सहायता का अधिकार, जो सारे आपके अदर आर्टिकल्स में आपको नहीं मिलेंगे वो सब आपको इसी में टिक करने हैं। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ जल का अधिकार, वो सारे अधिकार आपके किसमें शामिल हैं? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के इसमें शामिल है। ठीक है, यानी कि जीने के अधिकार से रिलेटेड है, आपकी लाइफ से रिलेटेड है। राइट टू प्राइवेसी भी आपका इसी में शामिल है। तो जो जीने के अधिकार हैं वो सब आर्टिकल 21 में समाहित हैं, इसे आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसी आर्टिकल 21 का एक सब आर्टिकल है आर्टिकल 21A, और इसमें शामिल है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन बनता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? ऑप्शन देता है आर्टिकल 21 या आर्टिकल 21A, तो आप 21A को चूज करेंगे, ये इसका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, कब इसे जोड़ा गया था? ये जो आर्टिकल 21A है इसे 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया और तब इसे संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा से ये संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल्स के बारे में यहां पे बात करते हैं। अगला महत्वपूर्ण है आपका अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कहता है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, यानी अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया जाता है तो उसके भी कुछ अधिकार हैं जो आर्टिकल 22 में बताए गए हैं। क्वेश्चन बनता है कि गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण आपके कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं? तो वह है आपका आर्टिकल 22। इसके तहत भी 3 प्रकार के अधिकार या उसको संरक्षण प्रदान किए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार हिरासत में लेने का कारण पूछने का अधिकार। ठीक है, उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिसको हिरासत में लिया गया है, उसे यह अधिकार है कि वो पूछ सकता है कि उसे किस जुर्म में या किस आरोप में हिरासत में लिया गया है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष उसे पेश करना होगा, यह भी उसका अधिकार है। ठीक है, पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार, यह भी उसका अधिकार है जो आर्टिकल 22 उसे देता है। तो इसको आपने याद करना है, यह भी आपका क्वेश्चन पेपर में यहां से बन जाता है। ठीक है, यह भी आपके 22 के जो आर्टिकल्स हैं, सब आर्टिकल्स 22(1), 22(2) और 22(3) में शामिल है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे मौलिक अधिकार के बारे में। 2 मौलिक अधिकारों को हमने यहां पर डिटेल में देख लिया। पहले हमने समता के अधिकार को देखा 14 से 18 तक, फिर हमने स्वतंत्रता का अधिकार देखा 19 से 22 तक। अब तीसरे मौलिक अधिकार की तरफ चलते हैं। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। आर्टिकल 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है। आर्टिकल 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है, यानी कि आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते या मानव तस्करी, मानव का दुर्व्यापार आप नहीं कर सकते। इन सब पर बैन है, ये किसी को भी इसको करने की इजाजत नहीं है। ये कहता है आर्टिकल 23। ठीक है, आर्टिकल 24 कहता है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के जो बालक हैं आप उनको किसी भी कारखाने में काम नहीं कर सकते। तो ये आपके बलात् श्रम से रिलेटेड है, यानी जबरन श्रम से रिलेटेड, और ये वाला आर्टिकल 24 आपके बाल श्रम से रिलेटेड है। ठीक है, ये जबरन श्रम है, ये बाल श्रम है। ये दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, दोनों एक जैसे आर्टिकल हैं। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं दोनों। यहां पर मानव तस्करी या जबरन श्रम करवाना वो शामिल है आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 कहता है बालकों के जो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक हैं आप उनको किसी भी कारखाने में नहीं लगा सकते। तो इसे आपने याद करना है, क्वेश्चन यहां से भी बन जाएगा। ठीक है, अगला आर्टिकल है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आपके आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। एक एक आर्टिकल के बारे में हम यहां पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हर किसी को कोई भी धर्म उसे मानने की और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 25। तो इसे आपने याद करना है। ठीक है, आर्टिकल 25 किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने और उसे प्रचार करने की शक्ति, स्वतंत्रता देता है। ठीक है, आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने जो धार्मिक कार्यक्रम है अगर उनका आयोजन करना चाहता है, करता है, तो उसे भी इसकी स्वतंत्रता दी गई है। तो इसको भी याद करना है। 25 कहता है कोई भी धर्म मानिए, कोई भी प्रचार कीजिए, कोई नहीं स्वतंत्र, इसकी आपको कोई भी रोकेगा नहीं, इसकी आपको पूरी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 कहता है कि आप धार्मिक मामलों की प्रबंधन की स्वतंत्रता, अगर आप कोई आयोजन करना चाहें आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपने याद करना है। इसी प्रबंधन की स्वतंत्रता के तहत उसे कोई भी धार्मिक संस्था स्थापित करने की भी स्वतंत्रता है। ये सारी चीजें इसी में शामिल है। ठीक है, अगला आता है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 कहता है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता, यानी राज्य किसी भी ऐसे संस्थान या किसी ऐसे व्यक्ति को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसका जो इनकम है, जिसकी जो आय है किसी विशेष धर्म को वृद्धि करने में, उसके प्रचार प्रसार में, उसके पोषण में, उन्नति में लग रही हो। ऐसे किसी भी संस्था, जैसे मंदिर हो गए, आपके मस्जिद हो गए, तो इनकी जो आय है वो उसी धर्म में अगर इस्तेमाल हो रही है, उस धर्म को प्रचार प्रसार करने में हो रही है, तो आप उनके ऊपर टैक्स लगाकर उनको बाध्य नहीं कर सकते। तो करों से छूट जो दी जाती है धार्मिक संस्थानों को, वो किस में निहित है? वो आर्टिकल 27 में निहित है। इसे भी आपने याद करना है। और फिर आता है धार्मिक
धार्मिक स्वतंत्रता के तहत आर्टिकल 28 जो कहता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। यानी कि यह आर्टिकल कहता है कि ऐसा कोई भी कॉलेज या कोई भी संस्थान, शिक्षा संस्थान जो राज्य के द्वारा चलाया जा रहा हो, वहां पर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसे आपको याद करना है, ठीक है। यानी कि ऐसे जो शिक्षण संस्थान है, अगर वो कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित भी कर रहे हैं तो वो विद्यार्थियों को बाध्य नहीं कर सकते कि आप यहां पर आइए, बैठिए। इसके लिए आप उनको मजबूर नहीं कर सकते। तो धार्मिक शिक्षा में धार्मिक शिक्षा अगर कहीं पर मिल रही है तो आप किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते उस शिक्षा को ग्रहण करने से। तो ये कौन देता है? आर्टिकल 28 देता है कि आपकी स्वतंत्रता है, आप चाहे तो वहां पर बैठ सकते हैं या फिर आप वहां से जा सकते हैं। तो ये चारों आर्टिकल धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। कई बार सिर्फ क्वेश्चन इतना आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो 25 से 28 में है। 25 कहता है कोई भी धर्म मानिए उसका प्रचार कर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है। 26 कहता है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी आप कोई कार्यक्रम करिए, कोई संस्था करिए, संस्था स्थापित कीजिए धार्मिक, आपको उसकी स्वतंत्रता है। 27 कहता है कि ऐसा कोई भी संस्थान या कोई ऐसा जो व्यक्ति है जिसकी आय किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि में, उन्नति में लग रही हो, आप उसे टैक्स के लिए बाध्य नहीं कर सकते, यानी टैक्स छूट यहां पर मिल जाती है। और 28 कहता है कि अगर किसी कॉलेज, किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो वहां पर उपस्थित होने की जो स्वतंत्रता है वो आपके पास है। आप चाहे वहां पर रहें चाहे ना रहें, आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम है या जो धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं उसमें भाग लेने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, तो ये थे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब चलते हैं पांचवा जो हमारा मौलिक अधिकार है उसके बारे में। पांचवा मौलिक अधिकार कहता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। ये वाला आर्टिकल अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है। आर्टिकल इसमें दो आते हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। ये बहुत बार पेपर में आता है कि कौन सा आर्टिकल अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करता है। दो आर्टिकल हैं जो अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है, एक है आपका आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। दोनों में क्या अंतर है? आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों वर्ग के हितों का संरक्षण यहां पर किया जाएगा। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति इनको प्रचार कर सकता है, इनको सुरक्षित कर सकता है, और ऐसे लोगों को जो अल्पसंख्यक हैं किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में रोका नहीं जाएगा, यानी उनके हितों की रक्षा करी गई है आर्टिकल 29 में, ठीक है। इसी में दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 कहता है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी इच्छा से अपना कोई शैक्षिक संस्थान वो खोल सकता है और सरकार उसकी मदद करने में कोई भेदभाव नहीं करेगी। यानी जैसा व्यवहार सरकार दूसरे संस्थानों से करती है ऐसा ही व्यवहार वो अल्पसंख्यकों का जो शिक्षण संस्थान है उनसे भी करेगी, उनसे भेदभाव नहीं कर सकती। तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 30 में। तो उनके हित किस में है? 29 में। और उनकी जो वो अपना कोई भी शैक्षिक संस्थान उसे स्थापित कर सकते हैं, प्रशासन चला सकते हैं, वो आर्टिकल 30 में है। तो ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आपने याद करना है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये था पांचवा आपका मौलिक अधिकार। भारत में किन किन को अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल किया जाता है, जल्दी से उनको देख लेते हैं। देखिए, संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है। भारत के संविधान में किसी भी अल्पसंख्यक जो शब्द है इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ठीक है। भारत में किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता दी जाती है? तो देखिए, भारत में जो मान्यता दी गई है अल्पसंख्यकों को दो आधार पर दी जाती है, एक है भाषाई आधार पर और एक धार्मिक आधार पर। तो इसे आपने याद करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है भारत का संविधान किस आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? तो भारत का संविधान आर्टिकल जो 30 है, 30A के अंदर साफ साफ कहता है कि धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी जो रुचि की, उनकी जो अपनी इच्छा के शैक्षिक संस्थान है उन्हें स्थापित करने का और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। तो किस अधिकारों को मान्यता देता है, किन अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है संविधान? दो प्रकार के, धार्मिक और भाषाई आधार पे, ठीक है। आधार आपको याद करने हैं, लेकिन पूरी तरीके से इसे परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में, ठीक है। लेकिन कुछ आर्टिकल में अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जैसे आर्टिकल 29 में, आर्टिकल 30 में, 350 क में और 350 ख में। इन आर्टिकल्स में अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल हुआ है। वर्तमान में भारत में कितने समुदायों को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्राप्त है? तो वर्तमान में 6 समुदाय जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी शामिल हैं। इन 6 समुदायों को वर्तमान में भारत में अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्राप्त है। तो इन्हें भी आपने याद करना है, क्वेश्चन यहां से बन जाता है। अब तक हमने 5 मौलिक अधिकारों के बारे में देख लिया। हमने समता का अधिकार देखा, स्वतंत्रता का अधिकार देखा, शोषण के विरुद्ध अधिकार देखा, इसके बाद हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखा और अभी अभी हमने संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार देखे। अब चलते हैं छठे मौलिक अधिकार के बारे में, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में आया है। इस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन बनता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय बोला? तो ये बोला था आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। यह अधिकार नागरिकों को मूल अधिकार के प्रवर्तन या उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा हेतु SC और HC जाने की शक्ति प्रदान करता है। यानी जो आर्टिकल 32 है ये नागरिकों को शक्ति प्रदान करता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन कर दिया जाए, उनको बदल दिया जाए या उनका उल्लंघन कर दिया जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। यह शक्ति कौन प्रदान करता है? आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आता है कि रिट जारी करने का अधिकार किस किस को प्राप्त है? तो रिट जारी सुप्रीम कोर्ट भी करता है, हाई कोर्ट भी करता है। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत करता है, हाई कोर्ट 226 के तहत करता है। ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार इनमें से किसे प्राप्त है, या कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको एक रिट का नाम दे देता है और पूछता है ये वाली रिट कौन कौन जारी कर सकता है। तो ध्यान रखना, जो जिला न्यायालय होते हैं वो रिट जारी नहीं कर सकते, केवल सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत और हाई कोर्ट
226 के तहत रिट जारी करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक एक रिट के बारे में जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी रिट किससे संबंधित है। ठीक है, सबसे पहले आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हेबियस कॉर्पस बोला जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर हमारे समक्ष प्रस्तुत करिए। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, कब यह जारी की जाती है, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, डिटेल में समझते हुए चलेंगे। इसमें क्या प्रावधान है पहले उसको देख लेते हैं। इसमें प्रावधान है कोर्ट व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। अब आप समझ गए होंगे, अर्थ हमने देखा, प्रावधान हमने देखा। सिंपल भाषा में बात करें, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उस व्यक्ति को लगता है कि इन्होंने मुझे गलत तरीके से अवैध रूप से गिरफ्तार किया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका डाल सकता है और फिर सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करते हैं कि आप उस व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत करें। ठीक है, तो उस व्यक्ति के कहने पर या उस व्यक्ति को जिसको बंदी बनाया गया है उसकी तरफ से अगर कोई कहे तो उनके कहने पर, उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट इस रिट को जारी करता है। तो इसे आपने याद करना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत करो, और इसका मतलब होता है कोर्ट आदेश देता है जो जिन्होंने गिरफ्तार किया है उनको कि आप उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश किया जाए। तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहली रिट। ठीक है, रिटों को लेकर के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, सारे डाउट आपके यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। दूसरी रिट है परम आदेश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैना मैंडस। ठीक है, मैंडमस। इसका अगर हम अर्थ की बात करें, परम आदेश नाम से ही मिल रहा है, आज्ञा देना। पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन के लिए आदेश देता है। कौन? कोर्ट आदेश देता है। कोई अगर कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, कोई पद पर अपने बैठा है और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं परमादेश की, जिसके तहत पदाधिकारी को उसके कर्तव्य पालन के लिए वो आदेश देते हैं। ठीक है, ये दो रिटें, ये वाली तो आप नाम से ही पहचान जाएंगे। अगला है प्रतिषेध, या जिसे हम निषेधता भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है इंग्लिश में प्रोहिबिशन। अर्थ की बात करें, इसका मतलब है मना करना। जो कनिष्ठ कोर्ट होते हैं उनको मना किया जाता है, कनिष्ठ कोर्ट को उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य करने से रोकती है ये वाली रिट। यानी कि मान लीजिए यहां पर आपका हाईकोर्ट है, हर हाईकोर्ट का एक अधिकार क्षेत्र होता है, जैसे उत्तराखंड हाईकोर्ट है। उत्तराखंड हाईकोर्ट जो है, उत्तराखंड के अंदर जितनी भी न्यायिक विधियां होंगी वो सारा उत्तराखंड अधिकार जो हाईकोर्ट है इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर ये हाईकोर्ट उत्तराखंड से बाहर के किसी मामले में सुनवाई करने लगे तो सुप्रीम कोर्ट अपने से नीचे वाले कोर्ट को ये ऑर्डर जारी करता है, ये वाली रिट जारी करता है कि आप इस क्षेत्र में या इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकते, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, इसी प्रकार हाईकोर्ट जो है इसे जो जिला कोर्ट होते हैं उनको जारी करता है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं कर सकता, जिला कोर्ट हाईकोर्ट को नहीं कर सकता, अपने से निचली कोर्ट को ही ये वाली रिट जारी होती है। तो इसे आपने याद करनी है कि प्रतिषेध या फिर निषेधता इसमें आती है आपकी, कनिष्ठ कोर्ट को जारी किया जाता है कि यह कार्य आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। ठीक है, चलिए चौथी जो रिट है वो है आपकी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण जिसे इंग्लिश में सट्योरी कहते हैं, इसका अर्थ होता है और अधिक सूचित कीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अधीनस्थ न्यायालयों को लंबित मामलों को वरिष्ठ न्यायालय में भेजने का आदेश दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 3 लेयर्स होती हैं भारत में कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इसके बाद आपकी जो जिला कोर्ट होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती हैं, वो आ जाती हैं। अगर किसी लेवल पर कोर्ट जो केसेस हैं आपके पेंडिंग, उनकी बहुत ज्यादा है, केसेस बहुत ज्यादा मात्रा में, या कोई ऐसा खास केस है जिसको लगता है ऊपर वाले कोर्ट को, मान लीजिए कोई केस है हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये केस हमारे पास होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेषण रिट जारी करता है, हाई कोर्ट को आदेश देता है कि आपके पास इस केस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है इस पूरे केस को हमारे पास ट्रांसफर कीजिए। या फिर जो पेंडिंग केसेस होते हैं उनके लिए वो जारी करता है कि आपके पास जो केसेस पड़े हुए हैं, जो मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं, आप उन्हें हमारे पास भेज दीजिए। तो किस तहत होता है, उत्प्रेषण रिट के माध्यम से होता है। ठीक है, ये भी प्रोविजन की तरह है, उच्च कोर्ट हमेशा नीचे वाले कोर्ट को आदेश देता है। ठीक है, हाई कोर्ट जो होता है वो जिला कोर्ट से मंगवा सकता है अपने पास मुकदमे, हाई कोर्ट से मुकदमे सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है। ठीक है, तो इसको भी आपने याद करना है। और अंतिम जो रिट है वो है अधिकार पृच्छ, जिसे क्यू वारंटो के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है किस अधिकार से। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को लोक कार्यालय में अवैध अनधिकार ग्रहण करने से रोकना। यानी कि मान लीजिए कोई ऑफिस है, वहां पर प्रमोशन होना है, किसी को नया वहां पर डायरेक्टर बनाना है, किसी कनिष्ठ को वहां का सहायक बना दिया जाता है, डायरेक्टर बना दिया जाता है 2-3 सीनियर को छोड़ करके। जब इन सीनियर को छोड़ दिया गया और किसी नीचे के आदमी को सीधा कंपनी का या किसी कार्यालय का डायरेक्टर बना दिया गया, तो ये लोग कोर्ट में जा सकते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस रिट को जारी करता है इस व्यक्ति के लिए कि किस अधिकार से, आपको क्या अधिकार है इस कार्य पे या इस पोस्ट पर बैठने का, इस पोस्ट पर कार्य करने का। तो ये सारी चीजें आपकी किसमें आती हैं, अधिकार पृच्छ में आती हैं। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को उस कार्य को करने से रोकता है जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है, अनाधिकृत व्यक्ति है। किसमें होता है, क्यू वारंटो में होता है, जिसमें पूछता है किस अधिकार से आप ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिट जो 5 रिटें थी हमने उनको यहां पर देखा। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, उनकी बात कर लेते हैं। और कुछ ऐसे आर्टिकल जो भारत के नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं, तो आपको दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ऐसे आर्टिकल याद कर लीजिए जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। इनकी संख्या थोड़ी कम है। ठीक है, बाकी के सारे मौलिक अधिकार नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी मिले हुए हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जैसे आर्टिकल 15। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 नहीं होगा, आर्टिकल 29। ठीक है, और आर्टिकल 30। बस इन 5 आर्टिकल को याद कर लीजिए। सिर्फ ये आर्टिकल है जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को ये आर्टिकल प्राप्त नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 14 हमने ऊपर पढ़ा था, धर्म, मूल, वंश, भेदभाव की स्वतंत्रता, इस आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो किसमें है, आर्टिकल 15 में, केवल भारत के नागरिकों को ये प्राप्त है। ठीक है, आर्टिकल 16 जिसमें कहा गया था लोक नियोजन के समान जो अवसर हैं वो दिए जाएंगे, वो 16 में कहा गया है ये भी केवल भारतीयों को प्राप्त है। आर्टिकल 19 जिसके तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, वो स्वतंत्रताएं भी केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। और 29-30 के अंदर जो आते हैं आपके अल्पसंख्यक वर्ग, वो भी आपके केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। तो खास तौर पे इन पांचों में अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका 19 वाला क्वेश्चन बनता है, अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, क्या ये सबको प्राप्त है? नहीं, वो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो इसे आपने याद करना है, क्वेश्चन यहां से बन जाता है। ठीक है, जैसे आपको पूछेगा अनुच्छेद 14 जो कहता है विधि के समान समता, ये सबको प्राप्त है, लेकिन 15 केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इन 5 आर्टिकल को याद कर लीजिए, 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, यही आपके ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये आर्टिकल्स भी यहां पर याद हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज की वीडियो में, जिसमें हमने मौलिक अधिकारों से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट बातों को यहां पर डिस्कस किया। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हमने यहां पर देखा, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें करी, बहुत ही सीधी और सरल भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मौलिक अधिकारों का टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।